वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। और आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नया सिलेबस, एक नए सेमेस्टर की प्रिपरेशन करेंगे हम लोग उसी तरीके से एकदम धमाकेदार और जोश में। ओके, तो आज हम इसके सिलेबस के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, आपके डाउट सेशन कैसे रहेंगे और पीवाईक्यू हम कैसे अटेंड करेंगे। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं थोड़ा टॉपिक के बारे में, सिलेबस के बारे में। देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका सिलेबस शुरू होने जा रहा है, सेमेस्टर 7 का है ये। आपके एकेयू यूनिवर्सिटी के जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से चलने वाले हैं हम लोग। अब देखिए, जिन बच्चों ने पहले ईएमएफटी की क्लासेज ली थी उनका बेसिक ईएमएफटी के बेसिक से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये जो सेमेस्टर की क्लासेज चलने वाली है ये उससे थोड़े अपर लेवल की क्लासेज है। आप लोग खुद देख सकते हो, ये सेमेस्टर 7 है बेटा, तो 3 और 4 में आप पढ़ चुके हो तो उसके ऊपर लेवल वाला ही आएगा। सही है, तो इसका जो लेवल रहेगा वो आपके प्रीवियस सेमेस्टर के लेक्चर्स से अबव रहेगा। ऊपर वाले टॉपिक भी उनके आगे वाले आ चुके हैं। देखो आपको दिख रहे होंगे, यूनिफॉर्म प्लेन वेव, वेव गाइड, एंटीना। क्लियर है ना? तो हम लोग लेवल को क्या करने वाले हैं, थोड़ा बढ़ाने वाले हैं। अब देखो, पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा तो और भी आप लोगों को सिंपल लगेगी। देखो जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन। अब देख लो डिफरेंस, आप लोग ध्यान से समझ लो। जब आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में पढ़ा था तो वहां पे लास्ट टॉपिक क्या होता था, ट्रांसमिशन लाइन। वहां पे हम शुरुआत कहां से करते थे, वेक्टर कैलकुलस, जानते हो ना, जो कि सबसे सिंपल टॉपिक होता है, वहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी। भाई वेक्टर क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती है, वहां से शुरुआत की थी। यहां आप देख रहे हो सबसे पहले कौन सा टॉपिक है बेटा, ट्रांसमिशन लाइन। मतलब यहां हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो वोल्टेज होता है, आपकी जो करंट होती है, ये वोल्टेज और करंट सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ जो ट्रेवल करती है ना, किसकी तरह करती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। तो उनकी डेरिवेशन पूछी है आप लोगों से, उनकी डेरिवेशन निकालेंगे हम। सही बात है। एक लॉसलेस लाइन जो होती है उसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। दूसरी चीज, आपके वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस के वेव गाइड के क्या बिहेवियर होते हैं, वेव गाइड कैसे होता है, लेमड़ा कैसे चलता है साथ में। क्लियर है ना? तो मैंने आप लोगों को याद करो, जब हम लोगों ने पहले आप लोगों के ईएमएफटी के लेक्चर्स पढ़ाए थे तो वहां पे पूरा पढ़ने के बाद में मैंने ये बोला था कि पूरा सिलेबस ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर क्या होता है, यूज होता है। याद है ना? करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर होती है। और बेटा उन्हीं वेव का अपग्रेड वर्जन आज हम लोग या इन क्लासेज में या इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? इसके सिलेबस में देखो क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रखी है, मैं बता देता हूं। इसमें इंक्लूड किया हुआ है आपका बेटा लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ओके, वोल्टेज एंड करंट की इक्वेशन, स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव वही होती है जो इधर उधर से जाती है तो एक दूसरे से टकराती है, तो किस तरीके से चलता है। मतलब हम वेव के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे, उन कंडीशन से हम स्टैंडिंग वेव निकालेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो शायद मैंने स्टैंडिंग वेव रेशियो, एक टॉपिक आया था वहां पे स्टैंडिंग वेव रेशियो, तो मैंने डिस्कस किया था कि स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है। सही बात है। लेकिन यहां पे हम पूरी बाल की खाल निकालने वाले हैं, पूरे के पूरे ट्रांसमिशन लाइन की। और देखो इसमें क्या है, पावर ट्रांसफर है कि ट्रांसमिशन लाइन में पावर का ट्रांसफर कैसे होता है, एनालिसिस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इन टर्म्स ऑफ एडमिटेंस, ट्रांसमिशन लाइन कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ स्मिथ चार्ट। याद करो, स्मिथ चार्ट 4th सेमेस्टर इसी का लास्ट टॉपिक था या नहीं था? यहां स्टार्टिंग में ही आ गया बेटा। मतलब आगे के जो लेवल है ना, तो वो तो बाप लेवल आने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है ना? तो यहां पे हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो पावर सिस्टम में जो आपने ट्रांसमिशन लाइन पढ़ी है, वो ट्रांसमिशन लाइन पहले मॉड्यूल को पढ़ने में आपके बेस का काम करेगा। समझ गए? बेस का काम करेगा। वहां से उठा के हम नई चीजें पढ़ने वाले हैं, पावर सिस्टम से काफी रिलेटेड रहेगी ट्रांसमिशन लाइन, मतलब मॉड्यूल नंबर 1। लेकिन यहां पे हम लोग नई चीजें भी इंक्लूड करेंगे। मतलब हम पावर सिस्टम को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में मर्ज करके पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा। पावर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है ना पूरी कहानी?
टॉपिक आपके वही रहेंगे जैसे पावर सिस्टम में आपको एडमिटेंस निकालना होता है, पावर का फ्लो क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होती है, लॉसलेस लाइन क्या होती है, पढ़ने हम वही वाले हैं, ठीक है। बट इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बिहेवियर के हिसाब से। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे, तो देखो याद करो पिछले बार मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था स्किन इफेक्ट, याद है आप लोगों को? स्किन इफेक्ट हम पावर सिस्टम में भी पढ़ते थे। वहां पे हम नॉर्मल बोल देते थे कि सर करंट अगर आउटर फ्लो पे फ्लो हो रही है तो वो स्किन इफेक्ट को दिखा रही है। लेकिन ईएमएफटी में कैसे पढ़ा था? ईएमएफटी के हिसाब से उसको पूरा प्रूफ किया था कि नहीं किया था? बताओ, मैंने पूरा प्रूफ करके दिखाया था कि देखो स्किन इफेक्ट हो रहा है, दिखाया था कि नहीं दिखाया था? सही बात है। किस बिहेव पे था वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बिहेवियर पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम पूरी ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे, क्लियर है ना? अब देखो ये तो आप लोगों के ऐसा नहीं है कि छुपी हुई है। मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे क्योंकि मैक्सवेल ही वो इंसान था जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया था और उसने बोला था कि एक टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड एंड ए टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड। और बंदे ने क्या किया, सारे के सारे जो लो थे, गाउस लो हो गए, फेराडे लो हो गए, ठीक है, सारे लो को उठा के इसने अपने हिसाब से लगा के, मैंने बोला था कि सबसे चालाक और दिमागदार बंदा हुआ था कौन? मैक्सवेल, जिसने क्या किया, दूसरों के नियम को उठाया, उस नियम में उसने अपना दिमाग लगाया और सबको एक जगह लाके बिठा दिया, चारों की चारों इक्वेशन दी और खुद का नाम फेमस हो गया मैक्सवेल इक्वेशन, क्योंकि ये एक अकेला इंसान था जिसने ये बोला था कि टाइम चेंजिंग बिहेवियर से दूसरा फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो। समझ में आई कहानी? तो मैक्सवेल इक्वेशंस की कहानी, मतलब यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो आपके सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है गाउस लॉ पढ़ना है, एम्पियर्स लॉ पढ़ना है, देख लो, फेराडे लॉ पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़नी है, मैक्सवेल इक्वेशन, सरफेस चार्ज, सरफेस करंट और बाउंड्री कंडीशन ऑफ मीडिया इंटरफेस। मतलब हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के उतने ज्यादा बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हमारा मेन टॉपिक यहां पे रहेगा मैक्सवेल इक्वेशंस। सही बात है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उनके कुछ रूल्स जैसे फेराडे लॉ हो गया, गाउस लॉ हो गया, ठीक है, एम्पियर्स लॉ हो गया, ये सबको डिस्कस करेंगे। थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर मिला के दोनों को हम मैक्सवेल इक्वेशंस का डेवलप करेंगे, ठीक है ना? तो बेसिकली हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन रहेगा, लेकिन ध्यान रखना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के उतने ज्यादा डीप में यहाँ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारा बेसिक जो था, जो बेस लेवल का जो था वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे अपर लेवल की बात। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये 7th सेमेस्टर पूरा आपका अपर लेवल का बिहेवियर रहेगा। जिन बच्चों ने ईएमएफटी 3rd सेमेस्टर की क्लासेज अगर नहीं देखी हो तो प्लीज पहले वो देख लें, ठीक है ना? उसके जितने भी वीडियो है 40 से 40-50 वीडियो के आसपास वीडियो मिलेंगे आपको, सारे के सारे देख डालो। आप सारे के सारे देख डालोगे तो आपका जो बेसिक है वो बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये चीजें आपको फिर आसान लगेगी, फटाफट तरीके से समझ में आएगी चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको भी समझ में तो पूरा आ जाने वाला है। लेकिन अगर बेटा आप वो सिलेबस को, अगर मैं तो ये मान के चलूंगा, अगर आप 3rd सेमेस्टर के ईएमएफटी को अगर पूरा देख के आते हो तो इन चीजों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि वो आपका एक इस सेमेस्टर का बेस है। पहले उसको कवर कर लेना, फिर उसके बाद अगर इस पे आओगे तो ये आपको फटाफट समझ में आएगा। जिन बच्चों ने पहले वो पढ़ रखा है प्लीज वो अपने नोट्स को एक बार रिवाइज करें, उसके बाद में इस सेमेस्टर को पढ़ना शुरू करना, ठीक है ना? और अगर नहीं है तो 3rd सेमेस्टर में जाके आप एक बार वीडियोज को गो थ्रू हो लीजिए, ओके, डबल स्पीड करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाफट आपका गो थ्रू हो जाने वाला है, उसके बाद में आप यहां पे आ जाइए। ओके, आगे चलें। देखो अगला है आपका यूनिफॉर्म प्लेन वेव। याद करो यूनिफॉर्म प्लेन वेव के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक प्लेन वेव, देखो यहां पे क्या क्या है, होमोजीनियस, ओके, होमोजीनियस अनबाउंड मीडियम है, वेव इक्वेशन फॉर द टाइम हार्मोनिक फील्ड है, सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन है, ओके, यूनिफॉर्म प्लेन वेव, वेव पोलराइजेशन। याद करो क्या ये सब मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि इधर से वेव अगर आ रही है किसी सरफेस से अगर टकराएगी, सही बात है, तो उसका पोलराइजेशन कैसे होता है,
एक मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, सही बात है, और वेव ऐसे यूं आगे जा रही है, क्लियर है कि नहीं है। अगर मान लो ये थोड़े एंगल पे यूं घूम जाए तो वेव का क्या हो जाता है, पोलराइजेशन, इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, क्या बोलते हैं हम उसको, पोलराइज्ड वेव बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। पॉइंटिंग थ्योरम, समझ में आई कहानी। तो है कुछ नहीं, ये चीजें मैं वहां भी पढ़ा चुका हूं, क्लियर है ना। तो कई जो चीजें हैं इस सेमेस्टर का कम से कम 30 से 40% जो सिलेबस है वो आपका थर्ड सेमेस्टर ईएमएफटी से आने वाला है। बाकी नई चीजें जो होगी वो हम पूरी यहां पे डिस्कस भी करेंगे, ऐसा नहीं है पुरानी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा डेफिनेटली तरीके से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं यूनिफॉर्म प्लेन वेव की, तो इसके आप टॉपिक देखिए, ओके। इसमें कुछ टॉपिक नए हैं, होमोजीनियस, शायद आपने होमोजीनियस मीडियम के बारे में नहीं पढ़ा होगा, हाँ मैंने होमोजीनियस मीडियम के बारे में भी पढ़ा है, क्लियर है, पढ़ाया है। वेव इक्वेशन फॉर टाइम हार्मोनिक्स, फील्ड सॉल्यूशन, क्लियर है ना। यूनिफॉर्म प्लेन वेव, वेव पोलराइजेशन, वेव इक्वेशन इन द कंडक्टिंग मीडियम पढ़ा हुआ था, वेव फेज वेलोसिटी, पावर फ्लो एंड पॉइंटिंग थ्योरम। यूनिफॉर्म प्लेन वेव के अधिकतर लेक्चर्स मैंने आपके थर्ड सेमेस्टर ईएमएफटी में कंप्लीट कर रखे हैं, पूरा का पूरा मॉड्यूल 3 कंप्लीटेड है, ठीक है ना। तो यहां पे आपका मॉड्यूल 3 का तो आपको पूरे लेक्चर वहां पे मिल जाएंगे, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, यहां पे भी आपके पूरे लेक्चर्स अपलोड होंगे, मैं बराबर तरीके से लूंगा, ओके। एंड वन मोर थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना जैसे जैसे क्लासेस अपलोड होती जाए प्लीज साथ के साथ में देखना, क्योंकि जैसे ही मॉड्यूल कंप्लीट होगा, जैसे मॉड्यूल 1 कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में मैं मॉड्यूल 1 की डाउट सेशन क्लास लगाऊंगा, 2 कंप्लीट होते ही फिर 2 की लगाऊंगा, 3 होते ही फिर 3 की लगाऊंगा, ओके। आगे पीछे से मॉड्यूल इस बार नहीं उठाएंगे, सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, मॉड्यूल 1 से शुरू करेंगे और फाइनल तक चलेंगे, क्लियर है ना। तो डाउट सेशन क्लासेस मॉड्यूल के साथ में ही कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि एक बार पूरा सिलेबस हो जाता है ना तो फिर डाउट सेशन क्लास लगाने में काफी तकलीफ होने लग जाती है, क्योंकि रीजन क्या होता है, हम यहां तक पढ़ लेते हैं, फिर बच्चे को ये वाला पता नहीं होता है, वो भूल ही जाता है, फिर ये पता नहीं होता, भूल जाता है, तो वो अपने क्वेश्चंस भी भूल जाता है कि मुझे डाउट क्या आया था, क्लियर है। तो मॉड्यूल के साथ में ही हम क्या लगाएंगे बेटा, डाउट सेशन की क्लासेस लगाएंगे, और डाउट सेशन की क्लासेस आपकी प्रॉपरली तरीके से लाइव रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ओके। आगे चलो, ये क्लियर है यूनिफॉर्म प्लेन वेव। नेक्स्ट जो आने वाला है वो आएगा आपका प्लेन वेव एड मीडिया इंटरफेस। ये याद करो, यहां हम पढ़ेंगे वेव के बारे में कि वेव कैसे होती है, उसके पास पावर कितनी होती है, पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे यहां पे, ठीक है ना। ये मीडिया इंटरफेस वाला, अगर आपको याद हो, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर वेव जाके गिर रही है तो बिहेवियर कैसा हो रहा है, एक कंडक्टिंग मीडियम है, एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, एक मीडिया से दूसरे मीडिया में अगर जा रही है तो वेव में किस तरीके से चेंज होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे एक बर्तन में यहां पे पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, प्रकाश की किरण यहां से मान लो आ रही है, ऐसे गिर रही है, ठीक है, तो ये इंसिडेंस वेव होगी। अगर वो रिफ्लेक्ट होती है तो यहां से सीधी ना जाके यहां से थोड़ी सी क्या हो जाती है, झुक जाती है, जानते हो कि नहीं जानते हो, अरे जानते हैं ना। अरे भाई जैसे यहां से वो आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुए वेव जो होती है वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ये सघन से विरल में जाएगी तो दूर हो जाती है, मतलब कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि मीडियम 1 कोई भी अगर मीडियम है, एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में अगर कोई वेव जाती है, क्योंकि प्रकाश की किरण भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है, तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में कोई वेव जाती है तो डेफिनेटली तरीके से उसमें क्या होता है, चेंज होता है, उसके एंगल में चेंज होता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, सही बात है कि नहीं है। इन सब चीजों में बिहेवियर में क्या पाया जाता है बेटा, चेंज पाया जाता है। तो वो चेंज जो होता है वो किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे मीडिया इंटरफेस पे, क्लियर है कि नहीं है। देखो इसमें क्या क्या टॉपिक में क्या क्या लिखा हुआ है देख लो आप लोग, मैं पढ़ के बता देता हूं। प्लेन वेव इन द आर्बिट्री डायरेक्शन, नॉर्मल में जा रही है उसके बारे में। प्लेन वेव एट द डाइइलेक्ट्रिक इंटरफेस बोला था मैंने, ओके। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्ट, देखो अगर यहां जाती है तो आपको याद है ना, कुछ वेव यहां से यूं रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ यूं आगे जाती है, पर ये मत समझना हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे 11th 12th में 10th में कि ऐसा होता है, ठीक है ना, प्रकाश की किरण के साथ में। हम यहां थोड़ा डिटेल में और कैलकुलेशन के साथ में पढ़ेंगे तो थोड़ा डीपली हो जाएगा, ओके। आगे देखो बाकी चीजें, टोटल आप लोगों का इंटरनल रिफ्रैक्शन, वेव पोलराइजेशन, मीडिया इंटरफेस, ठीक है ना, ओके, ब्रेस्टर एंगल, फील्ड एंड पावर फ्लो एट द मीडिया इंटरफेस, लॉसी मीडिया इंटरफेस,
रिफ्लेक्शन फ्रॉम कंडक्टिंग बाउंड्रीज। समझ गए? तो मतलब पूरा बिहेवियर ये होगा बेटा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर मैं जाऊंगा तो बिहेवियर में कैसे कैसे चेंज होगा, ठीक है ना। अब मीडियम कोई सा भी हो सकता है, कंडक्टिंग हो सकता है, परफेक्टली डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, लॉसी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक बात है ना। अब इन पे हम लोग अप्लाई करेंगे कंडीशंस अलग अलग। तो जैसे एक कंडीशन लगाएंगे तो आपको ये ब्रेशर एंगल के बारे में पता चलेगा कि ये क्या होता है, समझ गए। अब वेव पोलराइजेशन है मीडिया, किसी भी मीडिया के ऊपर अगर वेव मैंने डाल दी, सही है, उसमें क्या डिफरेंस आएगा, क्या चेंजेस आएंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हर तरह की चीज को हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं कि एक मीडिया के हिसाब से दूसरे मीडिया में अगर जा रही है वेव, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो बिहेवियर में चेंजेस कैसे होने वाले हैं। क्लियर है कहानी? ओके, नेक्स्ट देखिए वेव गाइड। क्या ये मैंने आप लोगों को बताया, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था, याद करो। मैंने बोला था कि इधर से मान लो एक अनपोलराइज्ड वेव जा रही है और उसको अगर आप एक झिल्ली में होते हुए गुजारते हो, याद है कि नहीं है, याद है ना, तो एक ही वेव आगे निकल पाती है, बाकी किरणें रुक जाती है, ऐसा कुछ मैंने बताया था, सही बात है। वहां पे एक छोटा सा टॉपिक आया था सिर्फ इलेक्ट्रिक वेव के बारे में, लेकिन यहां पे हम लोग सारे पढ़ने वाले हैं कि वेव, ये वेव गाइड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसा होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों को इंक्लूड कर ले तो उनके लिए कैसा होता है। तो सबके लिए इंक्लूड करने वाले हैं यहां पे वेव गाइड का, पूरा इंक्लूड करेंगे वेव गाइड में, हम लोग कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, सही है। और ये सारे टॉपिक ना ये सीक्वेंस के हिसाब से है। देखो यहां पे पूरा हम लोग बेसिक को अप्लाई करेंगे, यहां पे थोड़ा मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में पढ़ा तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता लग जाएगा, परफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जैसे ही थोड़ा सा पता लगेगा, हिंट लगी, यूनिफॉर्म प्लेन वेव आ जाएगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सही बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर, एनर्जी, थ्योरम्स, वो सारी हम लोगों को यहां पता लग जाएगी, ओके। अब जैसे ही यहां पता लगी फिर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खाल निकालना शुरू करेंगे। पहली खाल निकालेंगे तो क्या पता लगेगा कि वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बिहेवियर कैसा होता है, तो ये टॉपिक आ जाएगा, सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। फिर और आगे पढ़ेंगे तो भाई इसकी वेव गाइड क्या है। वेव गाइड का मतलब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग करूं तो क्या होगा, मैग्नेटिक को अलग करूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बिहेवियर देखूं तो क्या होगा। देखो जरा ध्यान से, क्या टॉपिक में ये सभी है क्या, देखो वेव गाइड में लिखा है, देखो पैरेलल प्लेन वेव गाइड, क्लियर है। देखो ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फेज वेलोसिटी, डिस्पर्शन, ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो पहले अपन लोगों ने सिर्फ इलेक्ट्रिक पढ़ा था, यहां पे सारे है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक भी है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक भी है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीनों है, ठीक है ना। फिर एनालिसिस ऑफ द वेव गाइड जनरल अप्रोच के हिसाब से, और रेक्टेंगुलर वेव गाइड, ये रेक्टेंगुलर वेव गाइड की थोड़ी बहुत हिंट आपको ट्रांसमिशन लाइन में भी मिल जाएगी, ठीक है ना। यहां भी थोड़ा बहुत आपको पता लग जाएगा, और यहां परफेक्टली तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर रेक्टेंगुलर वेव गाइड कैसे होती है वो आपको यहां पता लग जाएगा। और ये जो आपका फाइनल टॉपिक है एंटीना, ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ का यूज हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एंटीना का यूज किस तरीके से होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा फोन पे हम बात करते हैं तो जो वेव निकलती है ना, तरंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, तरंगे, बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। अब आपने फोन लगाया पटना से, आपका दोस्त रहता है कहां, जयपुर में, किसके थ्रू लगा बेटा, यहां से वेव निकली। अब वो वेव के बारे में आपने पढ़ लिया, लेकिन वेव को अचीव किसने किया, एंटीना ने। एंटीना एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, सेंड करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ रिलेशन किसके साथ में भी है, एंटीना के साथ में भी है, समझ गए। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरी पढ़ लेंगे तो किसको पढ़ेंगे, एंटीना को पढ़ेंगे। तो एंटीना आपका लास्ट में इंक्लूड होने वाला है, समझ में आ गया। अब देखो आप लोगों के लिए नई चीजें क्या है, एंटीना आप लोगों के लिए नया है पूरा का पूरा, ठीक है। वेव गाइड हम लोगों ने हल्का सा डिस्कस किया था, यहां लंबा चौड़ा है, ये आएगा पूरा का पूरा। इसके बारे में हम लोग इसमें कम से कम हम 20 से 30% टॉपिक पढ़ चुके हैं, और भी पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए और है। यूनिफॉर्म प्लेन वेव के बारे में हम काफी चीजें पहले से पढ़ चुके हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे क्या क्या हो जाता है मैं बता देता हूं। एक तो ट्रांसमिशन लाइन यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का ये लास्ट टॉपिक था, समझ में आ गया। तो बेसिक की अगर खाल निचोड़ के आपसे पूछेगा तो वो पूछेगा किससे, ट्रांसमिशन लाइन से, समझ में आ गया। मैक्सवेल इक्वेशंस के ऊपर आप लोग अधिकतर जानते हो, इसलिए 7th सेमेस्टर में मैक्सवेल इक्वेशन मॉड्यूल 2 से आप लोगों के क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाएंगे, समझ में आ गया।
थोड़े कम पूछे जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के एक तो प्लेन वेव मीडिया इंटरफेस से बनेंगे, एक आपके वेव गाइड से बनेंगे। वेव गाइड यहां पे आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, और तीसरा आपका ये रहने वाला है यूनिफॉर्म प्लेन वेव। ठीक है, तो एक तो ये वाला और एक वेव गाइड, इन दोनों को तो भाई ध्यान से ही रखना पूरा का पूरा। ये दोनों आपके 7th सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रहेंगे, इनके ऊपर इंक्लूडेशन रहेगा। बाकी आपका इनके बाद में फिर थोड़ा सा ये आ जाता है, फिर आपकी ये है, फिर ये है, और फिर आपका एंटीना है। एंटीना से आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ये सिर्फ इन सब का प्रैक्टिकल फिनोमिना है, तो आप लोगों के सिलेबस में डालना कंपलसरी है। समझ में आएगी कहानी? ओके, लेकिन पढ़ेंगे हम सबको और एकदम डिटेल में। और इस बार आप लोगों के देखो, मैं पहले ही बता देता हूं, EMFT के पिछली बार जब क्लासेस ली गई थी, ठीक है ना, तो क्लासेस में मैंने सारी चीजें काफी लंबे चौड़े से और क्या बोलते हैं एकदम एक्सप्लेन की थी, बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा सामने बैठा होता है तो उसके माइंड में अगर कोई डाउट आता है तो वो डायरेक्ट क्या कर लेता है, पूछ लेता है। अब रिकॉर्डेड लेक्चर में प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा देखता है, उसे डाउट आती है, तो वो डाउट उसका क्लियर नहीं हो पाता, तो एक डाउट की वजह से फिर उसका दूसरा डाउट भी बन जाता है। ठीक है ना, इसलिए क्या होती है, जब क्लासेज एक बार खत्म हो जाती है, 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, फिर उसके बाद में जब हम उसकी क्या लगाते हैं, डाउट सेशन क्लास लगाते हैं, तो उनका कोई सेंस नहीं बनता। सेंस इसलिए नहीं बनता क्योंकि बच्चे को भी डाउट उस टाइम पे फिर याद नहीं रहते, और फिर टीचर जब क्लास लेता है वो बोलता है बेटा बता बेटा तेरे क्या क्या डाउट आए हैं। सही बात है, तो एक अलग फ्लो बना रहता है, फिर वो बोलता है कि उस टाइम पे पता नहीं क्या डाउट आया था। समझ में आ रहा है? अभी वो डाउट शायद ढंग से याद नहीं है या लिखा हुआ नहीं है, वो नोट्स पढ़ता है, उसी हिसाब से उसका क्या बन जाता है, फ्लो बन जाता है। तो एक तरीके से बुक पढ़ने जैसा हो जाता है। समझ में आया? इसलिए हम मॉड्यूल के साथ में इस बार डाउट सेशन रखेंगे। पहला मॉड्यूल हुआ डाउट सेशन, दूसरा हुआ डाउट सेशन, तीसरा हुआ डाउट सेशन। तो डाउट सेशन बेटा साथ में ही चलेंगे। ओके, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपके प्रीवियस ईयर की एग्जाम के PYQ हम लोग करने वाले हैं, लेकिन वो एंड में होंगे। ठीक है ना, साथ के साथ में जो आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे वो तो मैं करवाता ही रहूंगा, जैसे पहले भी करवाए थे। ठीक है, इस बार भी करवाऊंगा। आपके जो क्या बोलते हैं पेपर है वो इनके बाद में हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन हम लोग डाउट सेशन साथ में रखेंगे। ओके, तो तैयार हो जाइए और रेडी रहिए। इस बार थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा धमाकेदार तरीके से करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के काफी काम आता है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी काम में है और EC वालों का भी काम में है। चीज है टेक्निकल, और टेक्निकल पढ़ने में तो भाई मजा ही आता है, ये बात तो आप भी जानते हो। सही बात है कि नहीं है? ओके, थोड़ा फील करके पढ़ा करो चीजों को फील करके, मतलब उसके अंदर घुस जाओ। फिर देखो टेक्निकल जो आप लोगों को नई नई चीजें निकाल के देती है ना बाहर, मजा आता है कसम से। जब मुझे पढ़ाने में इतना मजा आता है तो आप लोगों को पढ़ने में कितना मजा आता होगा, है ना? तो बोलते हैं कि अगर पढ़ाने में 100% मजा आ रहा है तो स्टूडेंट को 50% मजा आता है। सही है, मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को भी 100% मजा आए। ओके, इक्वल पावर शेयरिंग हो हमारी बराबर तरीके से, तो एकदम जोश में आना साथ में, और क्लासेस मिस मत करना, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स की एक कंप्लेन मैंने देखी है। आज जैसे वीडियो देख रहे हैं, ओके, आज आधा देख लिया, आज कहीं जाना है, आज नहीं देखेंगे, सोच लेंगे यार रिकॉर्डेड पढ़ा तो है, कल देख लेंगे। कोई बात नहीं भाई, कल देख लेना, कल फिर 2 हो जाते हैं, ठीक है, फिर सोचते हैं परसों देख लेंगे। उसकी वजह से फिर क्या होता है, चीज़ें जो होती है ना वो लैग करना शुरू कर देती है। समझ में आया? जैसे मान लो आज वीडियो लेक्चर मिल गया तो उसको अच्छे से कवर कर लो। मान लो बेटा कल नहीं मिल रहा ना, तो फिर प्रीवियस वाले को फिर से उसको कंप्लीट करो अच्छे से। आप लोग ये मत कोशिश करिए कि सर कब क्या होगा, कैसे क्या होगा। अरे जितना है उसका तो निचोड़ निकाल के देखो आप। समझ में है? जितना है उसका तो निचोड़ निकालो। पढ़ने वाले के लिए कोई कमी नहीं है चीजों की। ना पढ़ोगे, बहाने बनाओगे, तो बहाने बनाने के लिए, बहाने जो बनाएगा ना उसके लिए बहानों की भी कमी नहीं है। और पढ़ने वाले को ना बहाने नहीं बनाते, बहाने पढ़ने वाले बच्चे हमेशा, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, तो तैयार हो जाइए और पढ़ाई शुरू कीजिए। मिलते हैं आपसे नए जोश और नई उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइज।